Good morning student. Myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। उसके अंतर्गत उसे दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार उपागम यानी टाइप अप्रोच और दूसरा ट्रेट अप्रोच यानी सील गुण उपागम। तो प्रकार उपागम में जितने मनोवैज्ञानिकों का हमने पढ़ा और समझा, आज हम लोग सील गुण उपागम पे पढ़ेंगे, से फोकस करेंगे। सील गुण उपागम यानी ट्रेट अप्रोच। सील गुण उपागम में मुख्यतः 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, विशेष रूप से अल्पोर्ट, कैटल एवं आइजेन। तो सबसे पहले हम लोग अल्पोर्ट के सील गुण उपागम का पढ़ेंगे। अल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी, ठीक है। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व का निर्माण 2 प्रकार के सील गुणों के द्वारा हुआ है बतलाया। ये 2 प्रकार के सील गुण क्या थे? एक था व्यक्तिगत सील गुण, जिसे इंडिविजुअल ट्रेट कहते हैं, और दूसरा सामान्य सील गुण यानी कॉमन ट्रेट, ठीक है। तो इनके अनुसार व्यक्ति में कुछ सील गुण ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं पाए जाते, या फिर होते भी हैं तो उनका परिचालन एकदम अलग होता है। परिचालन यानी उनका प्रयोग दूसरे से एकदम भिन्न होता है, यूनिक होता है। उसे इन्होंने व्यक्तिगत सील गुण की उपाधि दी। अल्पोर्ट ने व्यक्तिगत सील गुणों को सामान्य सील गुणों की तुलना में अधिक महत्व दिया है। व्यक्तिगत सील गुणों को 3 वर्गों में बांटा है। ये 3 वर्ग क्या है? पहला मूलभूत या प्रमुख सील गुण, जिसे कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। दूसरा केंद्रीय सील गुण यानी सेंट्रल ट्रेट, और तीसरा गौण या द्वितीयक सील गुण, जिसे सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले टाइप्स पर आएंगे, जिसे अल्पोर्ट ने मूलभूत या प्रमुख सील गुण माना है, कार्डिनल ट्रेट। मूलभूत या प्रमुख सील गुण से तात्पर्य वैसे सील गुणों से होता है जो व्यक्ति में व्यापक होता है तथा व्यक्ति इसी से प्रभावित होकर कोई कार्य करता है। व्यापक यानी उसके व्यवहार में पूरी तरह से उसका प्रभाव पड़ना उस सील गुण का। यह सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन जिन व्यक्तियों में पाया जाता है उनकी पहचान इसी सील गुण के कारण होती है, यानी वे इसी सील गुण के कारण पहचाने जाते हैं, विख्यात होते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध। जब हम महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ उनका एक विशेष गुण सत्य एवं अहिंसा का उनके साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। तो सत्य और अहिंसा ये गुण महात्मा बुद्ध के लिए ये उनका प्रमुख सील गुण हुआ। उसी प्रकार यदि हम हिटलर का नाम लेते हैं या नेपोलियन का नाम लेते हैं तो हम पाते हैं कि उनके नाम के साथ एक गुण जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण वे विख्यात हुए हैं। वो है उनके आक्रामकता का गुण। आक्रामकता का गुण इस प्रकार नेपोलियन या हिटलर के सील गुण के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, समझे। अब हम लोग दूसरे टाइप में आएंगे, केंद्रीय सील गुण या सेंट्रल ट्रेट। केंद्रीय सील गुण से तात्पर्य वैसे सील गुण से है जो व्यापक तो नहीं है किंतु महत्वपूर्ण जरूर होते हैं। ऐसे सील गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, जिनकी संख्या 5 से लेकर 10 तक होती है। इस तरह के सील गुणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति अपने व्यवहारों में करता है, जैसे सामाजिकता, परिश्रमी, सचेत यानी अटेंटिव, आधिपत्य यानी डोमिनेंस, अधीनता आदि, ठीक है।
तीसरा शील गुण गौण शील गुण, गौण या द्वितीयक शील गुण यानी सेकेंडरी ट्रेट। ऐसे शील गुण व्यक्तित्व संरचना के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे विशेष तरह के वस्त्र पहनना, खास तरह के भोजन करना, विशेष तरह का हेयर स्टाइल रखना, दाढ़ी रखना, मूछ रखना इत्यादि। इन्हें हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा भी व्यक्तित्व का एक सिंबल बनता है, एक पहचान बनता है, पर वो अपेक्षाकृत कम प्रभावपूर्ण होता है, इसीलिए इसे गौणशील गुण माना गया है। अब हम लोग अगले मनोवैज्ञानिक आइजेंक थ्योरी पढ़ेंगे। आइजेंक ने ट्रेट के आधार पर व्यक्तित्व के शील गुणों की किस तरह व्याख्या की है, इसे हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, आइजेंक ट्रेट थ्योरी या आइजेंक का थ्योरी। ठीक है, आइजेंक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 आयामों की व्याख्या की है। पहला स्नायु विकृति बनाम सांवेगिक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का यह प्रमुख आयाम है। यह आयाम व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण के स्तर को बताती है। इसमें पहले छोर पर वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनका अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, अर्थात इस तरह के व्यक्ति चिड़चिड़े, तुनक मिजाज, अस्थिर, चिंतित, खीन होते हैं। इसके दूसरे छोर पर वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी पाई जाती है। इनके व्यक्तित्व में सांवेगिक स्थिरता देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति शांत, स्थिर, विश्वसनीय और नियंत्रित होते हैं। अब आइजेंक ने दूसरे आयाम को बतलाया है जिसका नाम है अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का यह आयाम व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियों को बताता है, अर्थात व्यक्ति जो बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी यानी जो बाहर की ओर उन्मुख, बाहर की ओर उन्मुख हो, जो बाहर की ओर उन्मुख होगा, जो बाहर के लोगों से मिलेगा, जिनका आवेग बाहर की ओर होगा, वो बहिर्मुखी कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे लोग सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने के इच्छुक होते हैं, रोमांच पसंद है इन्हें। जबकि उसके जस्ट विपरीत जो अंतर्मुखी होते हैं, वैसे व्यक्ति अंतर्मुखी यानी अंदर की ओर उन्मुख, जिनकी भावनाएं अंदर की ओर जाती हैं, जो अपने में समाहित होते हैं, जो एकांत प्रिय होते हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया से उतना मतलब नहीं रहता है। ये शांत होते हैं, सचेत होते हैं, गंभीर होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रकार आइजेंक ने अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता के विषय में बतलाया। अब उन्होंने एक तीसरे आयाम को बताया है जो मनोविक्षिप्तता बनाम पराहन की क्रियाएं यानी साइकोटिज्म वर्सेस सुपर ईगो फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, आइजेंक के अनुसार मनोविक्षिप्तता वाले व्यक्तित्व के आयाम में व्यक्ति आक्रामक, आत्मकेंद्रित, असामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति खतरे के प्रति असतर्कता, मतलब वो सचेत नहीं होते, जागरूक नहीं होते हैं। खतरे के प्रति असतर्कता तथा सृजनात्मकता की इनमें कमी होती है। कोई नई प्रकार की सृजन करने की क्षमता या रुचि इनमें नहीं होती है। इसके दूसरी ओर पराहम की क्रियाएं जहां होती हैं, इस छोर पर नैतिकता एवं आदर्शत्व का मात्रा बढ़ते जाता है। ठीक है,
इस प्रकार आइजेंक ने इन सबों की परीक्षण करने के लिए एक टेस्टिंग किट बनाई है, जिसे आइजेंक के पर्सनालिटी क्वेश्चनर कहते हैं। EPQ, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ठीक है, ये तो हो गया आइजेंक का। अब तीसरे मनोवैज्ञानिक का हम लोग पढ़ेंगे, जिनका नाम है कैटल। तीसरा ट्रेट थ्योरी हुआ कैटल्स फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। कैटल का कारक विश्लेषण सिद्धांत। सेल गुण सिद्धांत में कैटल ने अपने सिद्धांत में कहा है कि सभी व्यक्तियों की एक सामान्य संरचना होती है, जिसे अनुभाविक यानी एम्पिरिकल तरीके से निश्चित किया जाना चाहिए। कैटल ने मूलभूत शील गुणों के जानने तथा आत्म मूल्यांकन के लिए कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकीय विधि का उपयोग किया। उन्होंने शील गुणों का विभाजन करते हुए प्रमुख शील गुण बताए हैं। पहला, सतही शील गुण यानी सरफेस ट्रेट। क्या? सतही शील गुण यानी सरफेस ट्रेट। सतही शील गुण व्यक्त एवं बाह्य होते हैं, अर्थात इस तरह के शील गुण व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में आसानी से अभिव्यक्त होते हैं और इनका संबंध परिस्थिति विशेष से होता है। हम जो व्यवहार करते हैं वो परिस्थिति के अनुसार हम अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं। जिस परिस्थिति में अगर खुशी का वातावरण हो तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और वहीं कहीं उदासी का हो तो हम शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के शील गुणों को इन्होंने सतही शील गुण कहा, जैसे प्रसन्नता, सत्यनिष्ठता आदि। दूसरा, स्रोत या मूल शील गुण। दूसरा पॉइंट हुआ स्रोत या मूल शील गुण या सोर्स ट्रेट। ये आंतरिक कारक है जिनके द्वारा बाह्य अभिव्यक्तियां निर्धारित होती हैं। ये व्यक्तित्व की अधिक महत्वपूर्ण संरचना है। इसे केवल कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये मूल शील गुण व्यक्तित्व की संरचना को निर्धारित करते हैं और इन्हीं अंतःक्रियाओं से सतही शील गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग ट्रेट थ्योरी यानी शील गुण उपागम को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा अल्पर्ट का शील गुण उपागम, कैटल का फैक्टर एनालिसिस और आइजेंक थ्योरी। आशा करती हूँ मैं जो भी बताई हूँ वह आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरे बताए हुए किसी भी थ्योरी में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं और मैं पुनः आपको समझा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।